अगर अब भी मन नहीं लगा तो फिर तो बात बेकार ही है। फिर तो आप सोचिए कि फॉर्म आ जाएं, उसके बाद तैयारी शुरू करना, फॉर्म भर भी दो, फॉर्म की लास्ट डेट भी हो जाए, उसके बाद शुरू करना, और रिटर्न डेट घोषित हो जाए तो उसके बाद ही शुरू करोगे तो और बेहतर रहेगा। तो ये जो तारीखें हैं ये लगातार बढ़ती रहेंगी। बस क्या नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी, वो कभी दिन आएगा नहीं जिसमें आप, और जब रिटर्न की डेट आ जाती है तो फिर लगता है कि यार अब तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप सिर्फ गिव अप करते हो और फिर दोषी मानते हो सरकार को कि भाई ये सरकार ऐसी क्यों है, रिटर्न के लिए टाइम क्यों नहीं देती है, ये नहीं देती है, वो नहीं देती है। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो वो ये सब बच्चों के कमेंट्स बता रहा हूं मैं, इस टाइप के होते हैं। लेकिन वो जब जागरूक कर रहा होता है टीचर उन्हें पूरे मन से, तब उस टाइम पे उनका कोई ध्यान ही नहीं होता इस बात पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मत करो प्लीज़। तो आपको जो होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि अब हमें टारगेट पता है कि भैया अप्रैल में फॉर्म भर जाएगा। 2 महीने के लिए सरकार पहले से ही बोल रही है कि 2 महीने के अंदर अंदर रिटर्न ले लेंगे। तो आप मान लो कि 30 अप्रैल और 2 महीने अगर उससे लगा भी लिए तो 30 जून से पहले पहले रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बात बहुत पहले से बोली जा रही है हम लोगों को। तो अब जो भी आपको अपना टारगेट सेट करना है उस हिसाब से सेट करें। और बच्चों मैं आपको अपने अकॉर्डिंग, देखिए सबका अपना अपना एक अंदाज होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाई करने का भी और करवाने का भी। अगर मैं बात करूं तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल करके दे देता हूं, और स्पेशली मैं ये ऑफलाइन वालों के लिए भी कर सकता था, मैंने सोचा कि नहीं इसको भी ऑनलाइन जाने देते हैं। तो टाइम टेबल बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि आप जब भी मतलब यहां आने से पहले जो आप लोग बैठे हैं, एक बार एक पेज लें कॉपी का और एक कॉपी सिर्फ टाइम टेबल के लिए बनाएं, एक अच्छी खासी जिसमें 200-250 पेज हों। ठीक है, उसमें पर डे का डेट डालिए, एक डेट का एक पेज होना चाहिए, एक डेट एक पेज। हर दिन आपको उस पर यह लिखना है, हर दिन एक टारगेट सेट करिए। बता रहा हूं ये सफल व्यक्ति जो रहे हैं उनसे कुछ हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, या बहुत सारे लोगों से, उस बिहाफ पर मैं ये टाइम टेबल बता रहा हूं आपको। हर दिन एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे पढ़ना क्या है। आज मुझे मैथ्स को पढ़ना है कि 2 आवर मुझे देने हैं। वो आप जानते हैं बेस्ट कि क्लास के बाद 2 आवर मैं कब दे सकता हूं अपने मैथ्स के लिए। किसी को नींद ज्यादा आती है तो शाम को दो, किसी को दोपहर में ज्यादा नींद आती है तो दोपहर में दो। ठीक है, तो उस टाइम पे मैथ्स को दो। अगर मैथ्स आपका वीक है तो फिर नींद के टाइम पे बिल्कुल मत दो, ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर नहीं तो वो रुलाएगा आपको। तो ये मैथ्स अपना 2 आवर जरूर देना है इस क्लास के बाद। इस 2 आवर में करना क्या है, एक तो आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है, वर्कशीट, और साथ में बच्चों ये वर्कशीट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम है। बाकी 1 घंटे में आपको जो पढ़ाया हुआ है, जो भी चैप्टर है, उसको रनिंग वे में आप देखो। मतलब चाहे उसकी वर्कशीट देखो या आपके पास जो भी बुक है उस बुक से क्वेश्चंस को देखो। चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डेसिमल का चैप्टर हो, चाहे वो सर्ड्स इंडिसेस हो, जो भी चैप्टर आपको देखना है उसको देखिए। क्योंकि ये वर्कशीट है, ये इसने तो आज का रिवीजन करा ही दिया आपका। 1 घंटे से ज्यादा वर्कशीट में नहीं लगना चाहिए। करो, वर्कशीट में 1 घंटा क्यों बोल रहा हूं, 10 ही तो सवाल है। वो इसलिए कि भाई हर चीज, हर पैटर्न देखना पड़ता है कि भाई मैं इसमें दिमाग लगाऊं। टाइम कैसे कम होगा वो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। टाइम कब कैसे कम करवाना है वो हो जाएगा, उसकी अभी टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ करना सीखो। ठीक है, 1 घंटा बच्चों
1 घंटा आपको पिछले चैप्टर्स के रिवीजन में देना है, ये जरूरी है। मैथ्स को अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे तो नया समझ में आता रहेगा, पिछला चैप्टर से उतना ही मनमुटाव होता रहेगा आपका कि यार उसको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो बहुत सारे सवाल नहीं निकल रहे, जब पढ़ रहे थे तब बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये जरूर करना मैथ्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, और ये उन्हीं के साथ होता है कि सर जब पढ़ाते हो तब बहुत अच्छा समझ में आता है, तब बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब आप हट जाते हो तो फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं, और हम अगले चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पिछले को भूलते जा रहे हैं, ये बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उसका इलाज ये है, 1 घंटा रिवीजन को आपको मैथ्स को देना है पिछले चैप्टर्स में। और बच्चे टारगेट सेट करना है हमें, ये टारगेट मैथ्स का सेट किया है अभी, आप दिन में ये सेट करो, और शाम को अपने आप से ये जरूर पूछो कि आज जो मैंने टारगेट सेट किया क्या मैं उतना कर पाया। शाम को भी लिखो उसी टाइम टेबल में जो डेट का बनाया है कि आज मैंने किया क्या क्या है, ये काम कंप्लीट, ये काम, एक टेबल बना लो ना, हर दिन पे एक टेबल बना के रखो कि मैथ्स में ये वर्कशीट ये डन, और उस पर टिक मारते रहो, जो नहीं हुआ है उस पर क्रॉस मारो, आपको पता चलेगा कि मैं कितना पीछे चल रहा हूं और मैंने क्यों नहीं किया ये। कल को अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि मैं यहां गड़बड़ कर रहा हूं, इसलिए टाइम टेबल आपसे बनवा रहा हूं, ठीक है। टारगेट इसीलिए सेट करवा रहा हूं कि यार मैंने सोचा तो इतना था और मैं कर इतना पा रहा हूं, ये करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। टारगेट इसलिए बहुत जरूरी होते हैं। और अगर मैं बात करूं, अभी ये मैथ्स का टारगेट है, उसी टारगेट कॉपी में आप रीजनिंग को टारगेट करिए। रीजनिंग कितना पढ़ना बेहतर रहेगा, क्लास के अलावा बता रहा हूं बच्चों, ये क्लास में तो आप आओगे ही, क्लास के अलावा रीजनिंग 1 आवर दे दीजिए। नया चैप्टर चल रहा है तो 1 आवर देना काफी रहेगा। और बाकी सबको जरूरी नहीं है कि 1 आवर की जरूरत हो रीजनिंग में, तो एक शाम को मैं सेट करवाता हूं 7:15 के आसपास शाम को। अगर आप जिस दिन आवर नहीं भी देते हैं, मान लो आप कहते हो कि आज का मेरा काम रीजनिंग में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे रीजनिंग में, ऐसा अक्सर आपको रीजनिंग में फील होगा, तो ये सेट कर लेना, ये भी आपका आधा पौना घंटा ही लेगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि पूरी रीजनिंग माइंड में रहेगी कि क्या क्या आखिर रीजनिंग में होता है। ये शाम को मैं लाइव आके ट्यूसडे और थर्सडे सिर्फ 2 ही दिन रीजनिंग कराता हूं, तो रीजनिंग में इतना कर लेना बच्चों। और यूट्यूब पे क्लास होती है, आप सब लोग जानते हैं। अगर बच्चों रीजनिंग के अलावा पूरा ईमानदार टाइम टेबल बना रहा हूं, लोग अपना हित सोचते होंगे टाइम टेबल में, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हित है। ये टारगेट सेट करना जिन बच्चों की रीजनिंग कमजोर है कि 1 आवर मुझे रीजनिंग देना ही देना है क्लास के बाद। कब देना है आप अपना टाइम बनाओ कि इस टाइम में ज्यादा बढ़िया हूं, ठीक है। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो रीजनिंग को टाइम दो उस टाइम जब आपको नींद आती है, ये दे दीजिए, ठीक है। जिनका मैथ्स वीक है और जिनका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग मैथ्स नींद के टाइम को टाइम दीजिए। चलिए हिंदी की बात करता हूं बच्चों, तो रिवीजन जो नवीन सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी 3 दिन ही पढ़ाते हैं और मूल विधि भी, तो जिस दिन मूल विधि चले उस दिन मूल विधि को टारगेट करना है, जिस दिन हिंदी चले उस दिन हिंदी को टारगेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों 1 आवर देना है। अगर आपको लगता है जो मेरी हिंदी आज कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो रनिंग वे में पढ़ो 5-7 मिनट 10 मिनट, लेकिन शाम को 7:15 पे इसका भी सेट होता है, उसको जरूर करना है। स्पेशली ऑफलाइन वाले बच्चों से इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आप में से 100 चाहिए, आप अभी जो आप बैठे हैं और जो और आएंगे उन सब में से मिला के 100 चाहिए। तो 7:15 पे ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इसमें आप अपने आप को चेक करो कि आप हिंदी में कहां कमजोर हो और किस चैप्टर में अभी आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है। कहीं नवीन सर ने जो पढ़ा दिया है अभी उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, अगर उसमें से हो रहा है तो भाई उस चैप्टर को पढ़ो। ये टेस्ट जो है ये आपको अपने आप को एनालाइज करने को मजबूर करता है। ये हर रोज अपने आप को पता करोगे कि भाई हमारा चैप्टर कौन सा कमजोर है, फिर उस चैप्टर को पढ़ो। तो इसलिए मैंने 1 आवर बोला है कि आपने देखा कि 3 दिन हमने टेस्ट दिया, बाकी 2 दिन आप फ्री हैं, तो उन 2 दिन में उन चैप्टर्स को स्ट्रांग बना लो जो चैप्टर्स आपके वीक है। लिखते रहो टाइम टेबल में,
इस दिन हमने ये पता लगा था कि हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ है, लिख दो उसी दिन के टाइम टेबल में, ताकि आगे उस चैप्टर से गलत ना हो। ठीक है, ये टाइम टेबल पूरा एक पेज का बनवा रहा हूं मैं, हर रोज का एक पेज होना ही चाहिए टाइम टेबल में। ये टारगेट है अभी सिर्फ जो आपको करने हैं डेली। 3 दिन मूल विधि भी पढ़ोगे 1-1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। उस 1 घंटे में जो नवीन सर ने पढ़ाया वो तो है ही, पिछला रिवीजन बहुत जरूरी है मूल विधि में, नहीं करोगे बेकार है। आधे घंटे आज का पढ़ लो, आधे घंटे जरूर पीछे का पढ़ना। ठीक है, रिवीजन तो भाई चलेगा, जरूरी है। और पॉलिटी की मैं बात करता हूं बच्चों, हालांकि एसएल सर से पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी बहुत सारी यहीं याद हो जाती होगी, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि 1 आवर घर पे आप दीजिए। ठीक है, आपको लगता है नहीं मुझे 1 आवर की पॉलिटी में जरूरत नहीं है, तो उस टाइम को मूल विधि में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जीएस के लिए क्या करें बच्चों? बाकी जीएस के लिए देखिए मैं करवाऊंगा, रनिंग वे में करवाऊंगा, यहां ऑफलाइन में भी टीचर्स को बुला करके 10 आवर्स में आपकी हिस्ट्री हो गई, या 10 आवर्स में या 8 आवर्स में आपकी ज्योग्राफी हो गई, उस टाइप से करवाऊंगा। लेकिन बच्चों अगर आपके पास कोई भी और छोटी मोटी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, ल्यूसेंट है तो भी चलेगी, और हमारी येलो बुक है तो भी बहुत बढ़िया बात है। आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करना शुरू कर दो, और मैं ये कहूंगा कि आप 1 घंटा इसके लिए भी निकाल लें। 1 आवर में चाहे आप 1 ही पेज पढ़ें या 2 ही पेज पढ़ें, तो इसमें से हिस्ट्री कवर करना शुरू कर दो। हिस्ट्री शुरुआत में है, ठीक है। मैं पढ़वाऊंगा जब टीचर से उस 8-10 घंटे की क्लास में, तो आपको ये देखना आपको याद क्या नहीं है उसमें से। ठीक है, तो फिर आप अपने आप में परफेक्ट हैं। इतना काम अगर आपने बच्चों कर लिया, ये देखिए कितने घंटे की पढ़ाई बताइए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5 और 2 7, क्लास से अलग 7 घंटे की पढ़ाई है। 5 घंटे क्लास में पढ़ते हो, 12 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप क्या ये क्लास लेनी है तो इसको भी अगर मैंने मिला दिया तो 13 घंटे, इसको भी मिला दिया। पर ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि आपने ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लिया, 1 घंटा रीजनिंग नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लिया। तो मतलब 7 घंटे मैं मानता हूं कि इतना हर बच्चे को पढ़ना चाहिए क्लास के अलावा। आपका टाइम भी हो सकता है आधा घंटा किसी का लगता हो आने जाने में, आधा घंटा, तो वो भी काट दो। भाई आप ये बताओ, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, घर वाले पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं बेटा लग के ही आएगा, क्योंकि वो अंकित भाटी के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा होगा। ठीक है, वो ये लग के क्योंकि जो बच्चा जो बहुत ज्यादा दूर से आया, मान लो कोई कानपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई आगरा से आया है, वो सोच रहे जितना ज्यादा दूर जाएगा घर से, घर वाले तो ये सोचते हैं घर से जितना ज्यादा दूर जाएगा उतने ज्यादा लगने के चांस है। उन्हें तो बेचारों को यही है, ठीक है, कि भाई कोई आगरा से मान लो मथुरा आया तो थोड़े कम चांस हैं, और नोएडा की तरफ बढ़ा तो और ज्यादा है, और दिल्ली की तरफ बढ़ा तो उन्हें लगेगा बिल्कुल अब लग ही गया। तो मतलब इस टाइप से होता है घर वालों को। तो उस उम्मीद पर खरे उतरो कम से कम। और जो हॉस्टल पे रह रहे हैं बच्चों, कम से कम उनका देखिए 5500 रुपये तो यहाँ खर्च आ ही रहा है रहने खाने का, ये न्यूनतम है, मैं बता रहा हूँ आपको जो करवा रखा है आपका। ठीक है, और फीस भी आप मान के चलो जो आप दे रहे हैं 1500 2000, वो भी महीने का लगभग पड़ता ही है। ठीक है, तो आपका एक बच्चे का अगर मैं देखूं तो 7 7.5 और आते आना जाना 500-700 और कुछ खाना पीना जरूर खर्च कर देते होगे, तो 8000 रुपये में एक बच्चे को पड़ रहा है यहाँ रहना। ठीक है, तो घर वालों के लिए 8000 कैसे निकलते हैं आप एक बार उनसे, और जब खुद कमाओगे ना, और 8000 की नौकरी कर पाओगे अगर यहाँ नहीं लग पाए तो देख लेना आप। 8 से शुरुआत करोगे भाई, दे दो कहीं भी, और 8 में क्या बचता है बाहर रह के आपको भी पता है, घर क्या दे पाओगे और किसी को क्या खिला पाओगे। 8 में सिर्फ अपना चलता है, ये आपको अभी पता चल रहा होगा। तो बच्चों उनकी इस उम्मीद पर खरे उतरो। 8000 रुपये वो आपके महीने के खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, और इस उम्मीद पर कि अब तो लगेगा बस 2 महीने ही तो खर्च करने, ये 3 महीने तो खर्च करने, घर वालों को यही तो उम्मीद है भाई 3 महीने तो खर्च करने, 4 महीने तो बच्चे को देना है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो तो तब भी सब्र कर जाएंगे, वो आपसे नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बच्चों आप उस एज पर हैं कि आपको खुद का एनालाइज करना चाहिए। भाई हम अगर यूं ही लौट गए तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो आप 30-32 को फूक कर ही आए हो, आग लगा के आए हो उनमें, और कुछ नहीं कर पाए। ये तो इसमें थोड़ी सी अपने अंदर अलख जगाओ, वो जगनी चाहिए। ठीक है, और अगर अब आप वो एज नहीं है आपकी कि आप 17-18 साल के SSC GD के बच्चे हैं और आप में नहीं है जी समझ ही नहीं है,
उड़ा दिए तो उड़ा दिए, ये नहीं होना चाहिए। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चे 21 प्लस ही हैं और बहुत सारे बच्चे 25 के आसपास के ज्यादा एज के हैं। 25 साल पर घर वालों के ताने भी मिले होंगे, रिश्तेदारों के ताने भी मिले होंगे, समाज के ताने भी मिले होंगे, ये एज वो है बच्चों, ठीक है। और इस टाइम बेरोजगारी का मतलब समझ में आ चुका होता है। और अगर अभी भी नहीं जगे, सिर्फ पढ़ना ही तो है, दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना, सबसे आसान। अगर हम उस सबसे आसान काम को नहीं कर पाए तो फिर हम, सीधी सी बात है, किसी और काम में सफल होंगे ही नहीं, चाहे हम कुछ भी काम करें। तो इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूं आपसे कि भाई ये बहुत आसान काम है, ये बहुत आसान मौका है यूपीएसआई बनने का, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी ना कभी आई है ना कभी आएंगी। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करो कि मुझे बनना है तो दरोगा, और चाहे कुछ भी नहीं, रात को भी सो तो 2 स्टार इधर और 2 इधर, 4 दिखने चाहिए सपने में, ठीक है। तो मतलब लग गए, मतलब सोते हुए भी आपको ना आ रहा है बस मन में, यार अब तो लगना ही है और कुछ भी नहीं, और यूपीएसआई ही बनना है। तब मतलब आप मानो वो स्टेज है फिर आपके सामने कि हाँ अब हम बन सकते हैं, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो ये होगा, लेकिन वो तब होगा जब आपके अंदर से आवाज आएगी, अंदर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अब वो एज नहीं है कि कोई आपको समझाए, चलिए और मैं रोज रोज आपको मोटिवेट करूं, इतना मेरे बस की भी नहीं है और वो बेकार की बात लगती है। चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपको बोला है कि ये टारगेट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इनसे अलग भी आप कुछ और टारगेट सेट करना चाहो कि मेरा ये पॉइंट वीक है, मैं नहीं मैथ्स को 2.5 घंटा दूंगा या मेरा 1.5 में चल जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई अपने आप को कर सकते हो। लेकिन शाम को जब टारगेट सेट आप सुबह करते हैं तो टारगेट में अचीवमेंट क्या किया, टारगेट मिला क्या, आपने प्राप्त किया या नहीं, फिर लगाओ इन पर कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सोने से पहले जरूर देखना इस बात को, सोने से पहले अगर आप इतना एनालाइज अपने आप को कर पाते हैं हर रोज, तो निश्चित रूप से सुधार आएंगे, कोई डाउट नहीं है कि कोई सुधार ना आए, ठीक है। हाँ बताइए क्या। हाँ बच्चों, ये छूट गया है मुझसे, करंट अफेयर्स, सॉरी बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि करंट ही नहीं है वो, प्लस स्टैटिक भी है। एक सोनवीर सर की क्लास होती है, इसके लिए बच्चों आधे घंटे की वो वीडियो है, लेकिन आप 1 आवर लगाओ, इसके लिए भी आप 1 आवर लगाओ, ठीक है। वो कब लगा सकते हैं, मैं ये कहूंगा आपसे कि ये जो बच्चे यहां आ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सुबह के टाइम में, जैसे सोनवीर सर आज की जो वीडियो है, आप इसको कल कवर कर लो, नेक्स्ट डे कवर कर लो, पर मॉर्निंग में कर लो यहां आने से पहले, तो बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आपको जल्दी उठने की आदत है, मतलब मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है, तो ये पढ़ना यहां आने से पहले, पिछले दिन की वीडियो, ऐसा एक शेड्यूल बना लो कि आज की वीडियो कल सुबह मुझे पढ़नी है, ठीक है। तो इस टाइप से, और एक दिन आपका रिलैक्सेशन का भी रहेगा, मान लीजिए संडे है, तो इन 5 आवर्स को जो क्लास के हैं 5-6 आवर्स, इनमें आप क्या कर सकते हो, आपको रेस्ट लेना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये लगता है कि मेरा ये क्लास छूट गया था उस दिन, तो उस क्लास को उस संडे कवर कर लेना, किसी दिन नहीं आ पाए या कुछ और हो गया, ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो उन 5 घंटों में, उन 7 घंटों में उसको, यानी संडे को ये चीज कवर अप हो जानी चाहिए। चलो अब बच्चों मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। कौन सी वाली थी यार, यही थी, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई, जरूरी भी थी आपसे ये बातें करनी, कभी ना कभी तो करनी ही थी। सर कभी एडब्ल्यूओ वालों को भी बता दिया करो कुछ, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्यों ना मैं एक बढ़िया सी वीडियो आप लोगों के लिए, एडब्ल्यूओ और HCM दोनों के लिए एक बढ़िया टाइम टेबल और वो अलग से बना के सब उसका फायदा उठा सकें, और स्पेशल बना के आपको दूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी दूंगा, आज कल में ही कोशिश करूंगा। चलिए
बच्चों मैंने अब आपको सब कुछ अपने दिमाग में जो भी था और जो सफल होने का मूल मंत्र है वो आपको दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो को कट कर देना अभी यहां से, देख लेना कितनी देर की है, और एक मतलब अलग से भी अपलोड कर देना ताकि बच्चे देख सकें। ठीक है, पढ़ाई की क्योंकि सबको पसंद नहीं आती। चलो क्रय मूल्य का 20% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? बच्चों ये क्या क्वेश्चन है? ये कह रहा है सीपी का 20% बराबर विक्रय का 30% यानी एसपी का 30%। बच्चों ये दिया है, इसने दिया है कि नहीं? यही दिया है, परसेंट का मतलब ये है। अब आप सीपी को वो लेते हैं जो सीपी के सामने, आप क्यों जीरो काट देंगे, काट दो। तो सीपी क्या है? जो सीपी के सामने है 3। आपको मैंने पहले ही बता रखा है अगर 3a बराबर 4b मिले तो a की वैल्यू वो होती है जो a के सामने हो। 4:3 का रेशियो होगा ए बी में। तो सेम वही कर रहा हूं, तो सीपी होगा आपका 3 और एसपी होगा आपका क्या, 2। समझ आया कि नहीं आया? तो 3 में खरीदा, 2 में बेचा, तो क्या हुआ? कोई चीज 3 में खरीद के लाओगे, 2 में दिया होगा, 1 का घाटा खा रहे हो कि नहीं? तो हानि प्रतिशत ही आना है, लाभ का तो मतलब ही नहीं है। परसेंट कैसे निकालते हैं हानि का? 1 रुपया का हानि बटे सीपी हमेशा नीचे ही जाएगा इनटू 100, तो हर कोई बच्चा बोल देगा 33.33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटी की पीडीएफ हिंदी में, भाई हिंदी हर सेंटेंस की लिखी होती है, ऐसा कोई सेंटेंस मुझे बताओ जिसकी हिंदी नहीं लिख रही। भाई थोड़ा हिंदी के वर्डिंग थोड़ी ज्यादा यूज कर दिया करो अनुराग, है ना? पॉलिटी में थोड़ी हिंदी की वर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा लगा दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। गुरुदेव आपके आंकड़े सटीक बैठते हैं। चलो बच्चों, ये क्योंकि प्रैक्टिकल बातें होती हैं सारी, सब ऑफलाइन ही पढ़ाया आज तक, ऑनलाइन तो आ गए आपकी डिमांड पर। तो बच्चों आंकड़े बच्चों के उससे आते हैं, रिजल्ट से, बच्चों के एक्सपीरियंस से, उससे आते हैं, इसलिए वो सटीक बैठ जाते हैं और कुछ नहीं। चलो एक व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपए में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 रुपए में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। आज मैं इस टाइप की बात करने वाला था, जो कल क्वेश्चन बताए थे उसमें ये तीसरी वाली टाइप रह गई थी, ठीक है ना? तो मैंने सोचा कि इन सवालों को बताऊंगा। पहला सवाल तो लभाम मानो कि वो तो ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो मैं आज इस टाइप को शुरू करने वाला था। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया कि वो 20 रुपया अधिक या वो 30 रुपया कम हो हानि लाभ से, तो हम उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। एक ये भी बताया था कि उतना ही लाभ और उतनी ही हानि होगी तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो सीपी पर पहुंच जाएंगे, क्रय पर पहुंच जाएंगे। 20 रुपया कम ज्यादा कैसे करते हैं? कहीं घटता है कहीं जुड़ता है। अगर लाभ ज्यादा है तो माइनस होता है और हानि ज्यादा है तो प्लस होता है। यही बातें बताई थी। चलिए आज ये तीसरी कंडीशन है उन्हीं सवालों में, इससे ज्यादा कोई कंडीशन होती नहीं है। चलो तो इनमें पूछता सीपी है हमेशा। एक व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपए में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 रुपए में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। तो ये बच्चों अगर मैं देखूंगा 9400 का बेच रहा है और 10,600 का बेच रहा है, ये जो है, जो उसने लाभ हानि से दुगना था, तो लाभ जो है और हानि जो है ये दुगना बैठ रहा है इस हानि से। यही तो बात बोल रहा है कि नहीं? यही बोला है पूरे सवाल में। अब मैं क्या देखूं बच्चों कि ये 2-1 का क्यों अंतर आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि भैया ये 1200 रुपया की वजह से आ रहा है। ये 1200 रुपया में
बताइए इस 1200 में लाभ है या हानि है? ये 1200 है क्या? कोई बताएगा बच्चा कि ये 1200 क्या चीज है? इसमें दोनों इंक्लूड हैं। इन्हीं 1200 की वजह से, इन्हीं 1200 में ही दुगना लाभ भी है, इन्हीं 1200 में आधी हानि भी है। तो बच्चों ये 1200 दोनों का योग है। तो 3 रेशो का मान 1200 है। बात समझिए, इन 1200 में सब कुछ है, क्योंकि इसमें बेचने से हानि हो रही थी, इसमें बेचने से लाभ हो रहा है। तो इन 1200 रुपया की वजह से दोनों चीज पट जाएंगी, हानि से लाभ पे पहुंच जाओगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 रेशो का मान है 1200 या नहीं? ये बात समझ में आती है आपको? चलिए, तो एक रेशो बच्चों कितने का हुआ? 400 रुपया का हुआ। इस बात में कोई डाउट हो तो बताओ। तो मैं कह दूंगा कि भैया लाभ तो उसको 800 रुपया का है और हानि कितने की है? 400 रुपया की है। अब कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। इस तरह के किसी भी सवाल में आप नहीं उलझोगे अगर ऐसे करोगे तो। अब आप खुद बताओ, तो 10,600 रुपए में बेचने से 800 का लाभ हुआ, तो खरीद कितने की रही होगी? खुद सोचो, कोई चीज है मैं 10,600 की बेच दूं और मुझे 800 रुपया मिल रहे हैं फायदे के, तो मैंने कितने में खरीदा होगा? कम में ही खरीदा होगा 800। भाई सीपी तो कम होता है ना लाभ में, तो 800 कम में खरीदा होगा, अर्थात 9800 की खरीदी होगी कि नहीं? और इससे भी चेक कर लो कि 9400 रुपए में बेचने पर 400 रुपए की हानि हुई है, तो खरीद मेरी कितनी गई होगी? 9400 की बेचने पर 400 का घाटा हो गया। इसका मतलब मैं 400 ज्यादा में लाया होऊंगा, तो इससे भी 9800 आएगा। आप चाहे जिससे भी कर देना, सीपी हर हाल में 9800 आना ही आना है। तो बच्चों बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कोई डाउट किसी बच्चे को रहा हो तो बताइए। ठीक है, तो हानि लाभ जब भी दुगने होंगे तो उनको ऐसे हम लोग करेंगे। चलो, और ये लीजिए, गौरव भाई कमेंट पढ़ लिया, बार बार मत करो, बहुत अच्छा कमेंट आपका लग रहा है और आपका टारगेट है, तो वो आपकी आंखों में चमकना ही चाहिए हर टाइम। चलिए, हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं नकुल, पर क्यों जरूरत है हमें ऑप्शन से करने की? और मैं इतना सिंपल वे बताया है, तो आप क्यों उसमें मुश्किल चीज ढूंढ रहे हो? चलिए, एक और क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखिए तो सही। किसी वस्तु को करिए बच्चों इस सवाल को। लगा लिया दिमाग? कर भी लिया होगा? चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं बता दूं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में। 116 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपए में बेचने की तुलना में लाभ का 3 गुना हो जाता है। तो बच्चों, क्या लाभ प्रतिशत, लाभ उसे 92 रुपए में बेचने की तुलना में लाभ का 3 गुना हो जाता है? लाभ ही मानिए आप, लाभ ही मानते हैं, प्रतिशत तो छोड़िए। 116 में बेच रहे हैं, तो पहले बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 9200 रुपए में बेचने की तुलना में लाभ का 3 गुना हो जाता है। सिंपल वे में मानो कि ये जो है, अगर मैं 9200 में दूंगा तो भी लाभ ही हो रहा है, लेकिन मैं अगर 116 में दूंगा तो जो लाभ हो रहा है वो 3 गुना होगा इस लाभ से। यही तो मतलब है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बच्चों कि मुझे यही नहीं पता अभी 92 रुपए में कितना लाभ है, ये नहीं पता ना, तो 116 में, पर इससे वजह से मुझे ये पता लग जाएगा कि 92 से जब मैं 116 पे जाऊंगा तो 24 रुपए का जो लाभ है ये पहले लाभ से 3 गुना है। यही तो बोला इसने।
तो ये पहले लाभ से, इसका मतलब पहले लाभ क्या रहा होगा, पहले लाभ क्या रहा होगा अगर ये 3 गुना है तो पहले तो लाभ 8 रुपए का ही रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या 116 रुपए में बेचने से जो लाभ प्रतिशत है उसे 9200 रुपए में बेचने की तुलना में हुए लाभ का 3 गुना है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल में? अच्छा, एक्स से ही करें? चलो, हम ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो सही तो तरीका है। हाँ, 116 रुपए में बेचने से जो लाभ है उसे 9200 रुपए में बेचने की तुलना में 3 गुना है, तो लाभ का 3 गुना है, तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो ये 24 रुपए अधिक हैं और ये पहले लाभ से 3 गुना अधिक है, पहले लाभ से 3 गुना अधिक है या 3 गुना है। पहला लाभ 8 रुपए का, तो उस हिसाब से तो 84 आना चाहिए, और हम गलत। चलो, मैं ऑप्शन से अगर मैं इसको लूं, अगर मैं 80 ऑप्शन से लूं तो बच्चों 92 रुपए में बेचूं, तो अब मुझे समझ आएगा कि ये सवाल में क्या गड़बड़ है। 12 रुपए यहां पर लाभ है, अगर मैं इसी चीज को अब 116 रुपए में दूं, हाँ ये गलती थी मेरी, समझ आ गया, तो हम कहेंगे ये 36 रुपए का लाभ है कि नहीं है? तो पहले लाभ से लाभ 3 गुना होना चाहिए, वो बहुत ही आराम से ऑप्शन से तो हो ही जाएगा। तो अब मुझे समझ आया कि ये क्या गलती हम लोग कर रहे थे, कि पहले लाभ से ये 3 गुना, पहला लाभ से 3 गुना ये लाभ होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन से ले लेते हैं तो बेस्ट है। अगर बच्चों बिना ऑप्शन के करना है तो आप इसको ऐसे करें कि 116 रुपए में मान लीजिए आपने देखा x रुपए का लाभ है, या x आप क्रय मूल्य मान लें, जो भी आपको मानना है, सीपी मान लीजिए x। अगर आपने सीपी x माना तो यहां पर जो लाभ है 116 में बेचने पर लाभ ये होगा कि नहीं भाई? 116 में से क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ ही आएगा। और न्यू कह रहा है फिर 92 रुपए में बेचा, 92 रुपए में बेचा, तो यहां भी लाभ ही लाभ है, ये भी लाभ। तो ये जो लाभ है ये इससे कितने गुना है? 3 गुना है। तो मैं इसमें अगर 3 की गुना कर दूं तो वो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा भाई। ये लाभ जो है इससे 3 गुना है, तो इसमें 3 की गुना करके वो उसके बराबर है। यहां से हम x कैलकुलेट कर ले तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा सीपी का। तो मैं चेक करके दिखा दूं क्या? 116 माइनस एक्स, तो 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और 276 माइनस 3x। अब बच्चों अगर मैं इसको उधर ले जाऊं या x को इधर ही ले आऊं तो माइनस एक्स प्लस 3x बराबर 276 माइनस 116 हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो 2x आ जाएगा, और उधर से देखूंगा तो कितना? 160 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 160 बटे 2। और मैं कह रहा हूंगा कि भैया 80 रुपया बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई बच्चा ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से कर ले, x से करना चाहे तो इस सवाल को x से किया जा सकता है। चलिए, उम्मीद है कोई पूछे, कोई और कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो? क्या अंतर इन दोनों के अंतर से? दरअसल में लाभ और हानि का रेशो जो होता है यहां पर ना, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि 2 चीज है, हो जाएगा बिल्कुल उसी रेशो से हो जाएगा जो मैंने अभी बताया था, कि यहां लाभ 1, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2। ये जो लाभ है इससे ये 3 गुना। ये प्रतिशत बच्चों गलत लग गया है, इसको छोड़ो, ये है ही नहीं सवाल में। तो लाभ जो पहला लाभ है वो उससे 3 गुना है, तो आप ये जो 4 रेशो है ना, ये 24 के बराबर रखोगे पिछले सवाल की तरह। तो एक रेशो में भैया 6 रुपया है, एक रेशो में 6 रुपए हैं। ओ सॉरी, हाँ, बिल्कुल। ये जो है हमें ये देखना है बच्चों, वहां हम इनको जोड़ते क्यों थे? वहां ये लाभ और हानि होते थे,
लाभ और हानि, और लाभ और हानि का अंतर क्या होता है, मतलब ये 3 और ये हानि 1 की, तो इन दोनों का अंतर करूंगा तो 4 का आएगा, इसलिए वो जुड़ जाते थे। लेकिन यहां दोनों ही लाभ लाभ हैं, इसलिए 2 रेशो का अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें से घटता वहां भी था लाभ में से हानि, लेकिन हानि माइनस में होता है ऑलरेडी, इसलिए वो जुड़ जाता था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लेंगे तो 2 रेशो इज इक्वल टू 24 रुपए। 1 रेशो का मान बच्चों हो जाएगा 12 रुपए, और हम कहेंगे कि यहां 36 रुपए का लाभ है और इसमें 12 रुपए का लाभ है। बहुत सही। तो अब 36 रुपए का लाभ इसमें बेचने से हो रहा है, तो 116 में बेचने से 36 का लाभ है, तो 36 हटा दो तो आप सीपी पर पहुंच जाएंगे, या आप इसमें से 12 हटा दो तो भी सीपी पर पहुंच जाओगे। ये बात है। ठीक है, तो ये जुड़ता कहां है, जब लाभ और हानि होंगे, लेकिन लाभ लाभ और हानि हानि दोनों होंगे तो ये घटेगा ही घटेगा इस अंतर में। ठीक है, चलिए, तो इस वे में भी इसको किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों दुगना तिगना अगर आएगा तो उस सवाल को आप रेशो से कर पाएंगे, एक्स से भी मैंने आपको बताया, ऑप्शन से भी बताया, चाहे जैसे भी आप कर लेना। अब बच्चों एक और टाइप, नेक्स्ट टाइप आ जाती है। इस टाइप के सवालों को हम कैसे लेंगे, इस टाइप के सवालों को हम कैसे लेंगे? चलिए, एक शर्ट को 600 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति उसकी लागत का 1/6 घाटा उठाता है, वह 1/6 लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचे? यह सवाल आपसे दिया है। तो देखिए, यह सवाल आज तक हो सकता है हम यहां तक पढ़ते हो, इससे आगे पढ़ते ही ना हो, ये वाली चीज बस एक्स्ट्रा जोड़ दी है और कुछ नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल आ गया होगा, उम्मीद करूंगा कि 600 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/6 घाटा उठाता है। तो हम कहें ये इतने में बेचकर, इतना सेलिंग प्राइस है, और यहां लागत का हो रहा है अर्थात सीपी का हो रहा है, ये एसपी है, ये एसपी है बच्चों। तो कोई बच्चा ये सोचे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 600 का 1/6 100 रुपया का घाटा, अच्छा तो ये 700 में खरीदी होगी, बच्चा ऐसे सोचता है। तो वो गलत है सोचने का तरीका, क्योंकि आप इसका 1/6 निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये लागत का है और वो एसपी अर्थात वो विक्रय मूल्य है, इसलिए हम इसका 1/6 कभी नहीं निकाल सकते। तो हम इसमें क्या करें बच्चों कि 6 पर 1 का घाटा होता है, 6 रुपए की चीज पर 1 का घाटा होता है, तो वो 5 में ही तो जाएगी, तो वो 5 में ही तो जाएगी। खुद बताओ, तो 5 में जो जा रही है वो 600 में जा रही है, तो यानी 5 600 के बराबर हैं, तो 6 कितने के बराबर हैं ये देखना है आपको। बात आई समझ में या नहीं भाई? 1/6 का घाटा है तो 6 पे 1 का घाटा है, अर्थात चीज 5 की ही बिक रही है, लेकिन वो कह रहा है 600 की बिक रही है, उसमें हो रहा है ये। तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि भैया 6 में से 5 की ही हमारी बिकी, ये है विक्रय मूल्य, ये भी तो सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? खुद बताओ। और सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या है बच्चों? एक्चुअल में तो वो 600 है। इस 600 में बेचकर, मतलब 600 में जब बिक रही है, जब हम 6 की चीज को 5 में दें तब जा रही है 600 में। ठीक है, तो अब हम देखें तो सीपी क्या होगा बच्चों, इन दोनों को बस उधर ले जाओ, अर्थात 6 गुणा में और 5 नीचे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5 की कीमत ये, तो 5 का भाग 1 की कीमत आ जाएगी, और 6 की कीमत क्या होगी? वही सीपी होगा। तो इसलिए मैंने ये ऐसे कर दिया है। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो ये आ जाता है 720 रुपया सीपी है इस वस्तु का, 720 की खरीद है इस वस्तु की। अगर ये 720 की खरीदी, ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर बच्चों ये लाभ होता, ये कहता लागत का 1/6 लाभ है, तो मैं 6 ऊपर 7 कर देता, क्योंकि 6 की कीमत में हमें 7 की मिल रही, 7 वस्तु मिल रही है, तभी तो लाभ है। यहां 5 ही मिल रही है, एक तो घाटे में गई।
ठीक है, अगर लाभ होता तो ऊपर 7 आ रहा होता, बस यहां 7 का भाग और 6 की गुणा, तब सीपी आ जाएगा। बस इतना सा काम एक्स्ट्रा करना है बच्चों। तो हम कह दें कि सीपी 720 है। अब क्या बोल रहा है वो, वह 1/6 लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। अब 720 की चीज पे उसको 1/6 लाभ लेना है, तो 1/6 120 रुपया का लाभ, इस पे तो सीधा ही लाभ ले लेते हैं ना बच्चों, लागत का 1/6 लाभ लेना होता है। ठीक है, तो हम कह दें 120 इसमें और जोड़ दो, अगर लाभ पे ही देना है तो 840 में बेच डालो। तो ये रहा आपका उत्तर 840 में। और कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से जानता है तो वो ये कहेगा कि 6 में से 5 की कीमत दी है और 6 में से एक लाभ चाहिए, 7 की कीमत पूछ रहा है। तो 5 की कीमत, बच्चा जानकार तो ये करेगा 5 की अगर 600 है तो 7 की कितनी, बस ये पूछा है। तो 1 का मान 120 भाग दोगे 120, तो 7 का क्या, 120 सत्ते 840। डायरेक्ट भी कर सकते हो कि नहीं भाई। ये 5 की कीमत दी है विक्री मूल्य, और विक्री ही पूछा है, और हमें कितने की पूछ रहा है, 6 की नहीं पूछा। लागत पूछता तो 6 की पूछता, लेकिन वो पूछ रहा है कि हमें फायदा चाहिए 1/6 का, तो मैं कहूंगा 7 का मान पूछ रहा है बस, क्योंकि 6 पे 1 का फायदा 7 से ही होगा। तो 5 का मान ये, तो 7 का क्या। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे कर सकते थे। ये समझाने के लिए इतना किया है कि सीपी भी पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो वो एक पूरी टाइप है, उस सवालों को देख लेना आप करके। लेकिन एक इसी में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगेगा कि ये भी तो वैसा ही है, पर ये वैसा नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसा अभी कराया था। उसमें और इसमें क्या फर्क है बताइए। ये उससे आसान है, आपके आसान तो वो भी था, नहीं ये उससे भी आसान है। क्योंकि बच्चों 8,000 रुपए में, तो ये बिल्कुल सेम ही तो है। अरे भाई इसमें सीपी पूछा है बस। 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय का, लागत तो पता ही नहीं है। 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, 5 में से 1 की हानि हुई, तो इसका मतलब ये 4 का रेट दिया हुआ है। तो 4 का ये दिया है तो 5 का बता दो भाई। 4 का मान अगर 8,000 है और लागत है 5 की, नीचे हमेशा ये लागत होती है। 5 में से 1 घाटे में गया, तब 4 की चीज इतने में जा रही है, 4 चीज इतने में जा रही है, तो 5 चीज कितने में जाएंगी। तो हर कोई जानता है 8,000/5 गुणा 4 करना है, आपको करना है कि नहीं। तो हम कह दें कि 16 चौका 64, तो ये रहा उत्तर। इतना सा काम है। अगर लागत पूछेगा तो ये रहा। क्या क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी। हाँ, अगर 4 की कीमत दी है तो भैया 1 की कीमत 2,000 आएगी कि नहीं, और 5 की पूछ रहा है। हमने आवेश में आके थोड़ा जल्दी कर दी। तो 4 का मान अगर 8,000 है तो 1 का मान 8,000/4 होगा, और 5 का कितना होगा, ये रहा। ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात, उसका भी ऑप्शन दिया है कि आप गलती करोगे तो भी मारे जाओगे। ऐसी गलती करके आपको लगता है कि मैंने गलती की ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10,000 सही है बच्चों। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफलाइन पढ़ाने का यही तो फायदा, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो लगा के और आगे बढ़ जाता, देखता ही नहीं कमेंट किसी के। अब आपने टोक दिया, अच्छा किया, नहीं तो एक गलती जाती बच्चों के सामने। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बच्चों। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5%। ये टाइप है बच्चों, और इस टाइप को जिस बच्चे ने सीख लिया, पूरी लाभ हानि इसी पर डिपेंड है। आज जो है पूरे दिन अब यही सवाल कराऊंगा, और हो सकता है कल भी बिल्कुल सेम टू सेम
इसमें परफेक्ट बनाने की आपको कोशिश करूंगा। फिर चाहे डिस्काउंट के सवाल हो या किसी के भी हो, इसमें आपकी अप्रोच बहुत मजबूत कर दूंगा मैं इन सवालों में। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसमें कितने बेहतरीन सवाल हो सकते हैं उसको आप देखोगे लास्ट तक। बहुत तगड़े तगड़े सवाल इसमें आएंगे, ठीक है। और सारे बेसिक मजबूत करना बच्चों, बस सारे सवाल आगे आगे दौड़ते हैं। ये 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। चलिए, तो बहुत बेसिक सा है, 10% की अगर हानि हुई 72 में बेचने पर, तो बच्चों मैं इसको पहले परसेंटेज मेथड बताता हूं, परसेंटेज मेथड से करवाता हूं पहले, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मैं सीपी को इसमें 100% मानता हूं। सीपी 100% परसेंटेज के मामले में 72 में बेचा तो 10 का घाटा हुआ, 10% का, इसका मतलब 90% की चीज बिकी कि नहीं। और 90% की चीज बेचकर मेरे को 72 रुपए मिले, यही तो कह रहा है। तो 90% में जब चीज को दे रहे हो तब 72 में बिक रही है। परसेंटेज में सेलिंग प्राइस 90 है और वो कह रहा है 72 है। तो बच्चों यहां से क्या सीपी आ सकता है? 100% की वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी। क्या मुझे सीपी निकालने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि सीपी पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा है? उसे चाहिए 5% लाभ पे अगर दें तो कितने पे बिकेगी। तो इसका मतलब कितने का मान चाहिए उसको? 105% का। इसका मान चाहिए कि नहीं? इसका ही तो वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो हम 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 72/90। और बच्चों 105% की लागत पूछता तो 100 की निकालता, लेकिन बच्चों उसने तो लाभ पूछा है, इसलिए हम डायरेक्ट 105 की वैल्यू निकाल दें। तो कैसा रहेगा? 18 पंजे 18 चौके, 5 से 21 बार, 21 चौक 84। और कहा ये टाइपिस्ट यार, ये 84 होगा। ठीक है, 84 आएगा इसमें। इसमें ये 84 रुपए सही है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 84, बहुत सही। अब हम कह सकते हैं कि 84 ये परसेंटेज मेथड से आ गया। क्या इसको दूसरे मेथड से सीखना जरूरी है? मैं कहूंगा जरूरी है। ठीक है, क्या इससे काम नहीं चल सकता? सारे सवाल में चल जाएगा, पर कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें आपको लाभ हानि मेथड सीखना पड़ेगा, जिसमें आपको परसेंटेज मेथड से नहीं करना है, क्योंकि बच्चों बहुत बड़ा बना लोगे कई बार इस मेथड से आप सवालों को। तो इसलिए मैं अब आपसे कहूंगा कि अब न्यू मेथड सीखिए इसके लिए, जो लाभ हानि में ही मैं बताता हूं, और इस पर ही गौर करना। पूरा सवाल इसी पर टिका होता है। चलिए, आगे के सारे सवाल इसी मेथड पर टिके होंगे। 10% जब भी हानि देखो तो बच्चों कभी सपने में भी 110 मत करना, 190 ही करना है हर हाल। अगर 20% हानि मिले तो 180 ही करना। अगर 25% हानि मिले तो 100 की चीज 75 में जा रही है, ये ही करना। और बच्चों 20% लाभ मिले तो 100-120 करना, कभी 180 मत कर देना। चाहे उत्तर ज्यादा लाना हो चाहे कम लाना हो, हमेशा 100-120 ही करेंगे 20% लाभ में। किसी भी सूरत में 180 नहीं होगा। ठीक है, और अगर हानि है तो वो 100 में से घटत दिखनी ही चाहिए। और अगर ये लाभ पूछता है तो इसमें क्या करूंगा बच्चों? इसमें क्या करूंगा मैं? लाभ अगर पूछा है तो 100 की चीज 105 ही करनी पड़ेगी, कभी 95 करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज तो बना ही लिया करोगे हर जगह। भाई 190 कैसे आया? 20% हानि होती 180 आता, 15% होती 185 आता, 15% लाभ होता 100-115 आता, 20% होता तो 100-120 आता। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कभी लाभ में 195 तो नहीं करोगे ना, 5% लाभ में हमेशा 105 करना है। ठीक है, अब बात रहती है जो आपको रेट दिया है वो है 72। इसी के सहारे से
मुझे उत्तर पे पहुंचना है एक ही लाइन में। तो 72 पे अब समझने की कोशिश करना, 72 रुपीज में बेचने पर 10% का घाटा हुआ। अगर बच्चों कभी भी घाटे की पूर्ति करते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य आता है, यह बात याद रखना। जब भी आप घाटे को पाट दोगे तो वो सीपी पर पहुंच जाओगे। तो अगर मैं घाटे को पाटना चाह रहा हूं, घाटे को पूरा करना चाह रहा हूं, तो 72 से ज्यादा लाऊंगा या कम लाऊंगा बताइए, ये बात सोचनी है बस। अगर मुझे 72 रुपए में बेचकर घाटा हुआ और मुझे घाटे को पाटना है अर्थात सीपी पर जाना है, तो सीपी तो बड़ा ही आएगा, बड़ा ही आएगा 72 से कि नहीं, तभी तो घाटा है 72 में बेचने पर। सीपी तो हमेशा बड़ा होता है घाटे में, ये तो आपको बार बार बता रहा हूं मैं। तो बच्चे इस घाटे को पाटना है, बच्चा गलती से 110/100 कर जाता है क्योंकि मुझे ज्यादा लाना है, वो ऐसे सोचता है। हानि में कभी 110 नहीं होगा, घाटा इन्हीं दोनों संख्याओं के पटेगा। तो आप गुणा ज्यादा की करना और भाग कम का देना, घाटा पूरा हो जाएगा। ये आपका सीपी आएगा। कोई पूछे ये कितना आएगा, काट के देख लो 80 रुपए। तो 72 में घाटा हो रहा था, 80 में बेचने पर खरीद पर पहुंच जाओगे, लागत पर पहुंच जाओगे। 80 लागत है उसकी, इससे ये मतलब हुआ। कोई पूछता लागत बताओ तो मैं कहता 80 है। अब बच्चों लागत पे तो आ गए हो, उसे लागत से संतुष्टि नहीं है, कह रहा तड़केसु शाम तक यहां बैठे कुछ तो दिलवा दो। घाटा हो रहा तो क्या यूं ही चला जाऊं अब, तो भाई 5% लाभ चाहिए, अब उसको थोड़ा सा तो दिलवा दो। तो 5% लाभ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और ज्यादा में बेचेगा, ये लागत आई है, तो लागत से ज्यादा करना है या कम करना है बताइए, फायदा चाहिए तो ज्यादा। तो कौन सी चीज ऊपर और कौन सी चीज नीचे, अगर ये ऊपर और नीचे की चीज सीख गए कि कौन सी चीज ऊपर जाएगी कौन सी नीचे, कभी इन सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऊपर 105 क्यों गया, क्योंकि बच्चों ये लागत है और अब हमें फायदा चाहिए, तो हम 105 को ऊपर और बच्चे 100 को नीचे। कभी अब गलती नहीं होगी आपसे अगर ऐसे सोचते हो, ठीक है। इसलिए मैंने इस सवाल पर टाइम लगाया है, आगे तो धुआंधार मचेगी। चलो 18 पंजे 18 चौके, 5 से 21 बार। उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप परसेंटेज मेथड से करें या प्रॉफिट लॉस मेथड से, पर ये मेथड इतने काम का है कि सारे सवाल इससे करेंगे आगे। बात क्या रहेगी, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को, ये तो बना लेते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल नहीं सुनता वो इसको भी 110 कर जाएगा। तो भाई बात रहती है कि कौन सा इनमें ऊपर जाएगा कौन सा नीचे। ये सोच कहां से आएगी, ये तब आती है कि इतने में बेचकर घाटा हुआ, घाटे को पूरा करना है, ऐसे सोच आती है, जैसे मैंने सोचने को मजबूर किया है आपको। चलिए, तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो बच्चों ये रहा अगला सवाल, ठीक है। आज ऐसे सवालों में अगर आप ये परफेक्ट हो गए ना कि कौन सी चीज ऊपर और कौन सी चीज नीचे, मैं नहीं समझता फिर आपसे बड़ी जीत किसी ने किया। आज का काम ही ये है कि आप इनमें परफेक्ट हो जाओ प्लीज, लाभ हानि आपकी मुट्ठी में होगा। 60 अब परसेंटेज मेथड से नहीं करूंगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता मुझे पता है, पर बच्चों प्रॉफिट लॉस का तरीका सीखना है आपको, बस रखना सीखिए। और रटना कुछ नहीं है, रटा तो गलती करोगे, क्योंकि ये समझने की चीज है। 8% घाटा है तो 192 लिखूंगा ही लिखूंगा, और 16% मुनाफा है तो 116 लिखूंगा ही लिखूंगा। बताइए, बिल्कुल लिखूंगा। तो अगर मैंने देखा कि 8% का घाटा पूरा करना है तो पहले मुझे सीपी पे जाना है, घाटे को पाट दो, तो ये रहा घाटा पाट दिया, क्योंकि गुणा ज्यादा की भाग कम का। बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है तो पिछले वाला। और अब हमें लाभ चाहिए, 16% मुनाफा चाहिए, तो 116/100 लाभ चाहिए। हो गया काम।
अब बच्चों बताओ, आप क्या हो जी सर यूं ही ना बता दे करो, पहली बार में 100 ऊपर, दूसरी बार में 100 नीचे। इतना आसान होता तो इतनी बातें क्यों समझाता। ऐसे नहीं करना, समझना है कि ये 100 ऊपर क्यों गया है, इसका कारण जानना है बच्चों, तभी इन सवालों को कर पाओगे। 100 से 100, और अगर मैं देखूं 23 चौके, 23 तिया, और 4 से अगर मैं काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 29 थी 87, इसके ही ऑप्शन रख गए वो ऊपर, इसलिए ऐसा था। चलो कॉपी पेस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक और सवाल, मैं चाहता हूं कि इनमें एक बार परफेक्टनेस आ जाए आपको। आप कह रहे हो फिर तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, फटाफट कर दो, एक बार रनिंग वे में कर दो जल्दी से। 25% की हानि हुई, हानि को पाटो, 100 ऊपर जाएगा 75 नीचे, तभी हानि पटेगी। 40% लाभ है तो 140 बटे 100, ये तो ऐसा ही है। तीनों सवाल एक कतार के हैं ये, इनमें कुछ नहीं, इनमें कुछ नहीं, तीनों सवाल एक कतार के थे। 25 तिया, 25 ती 75, 9 बचेगा, 25 ती 75, 15, 25 छिक्के 150, 3 से कट रहा होगा, 3 से 11, 112, 112 की 40 में गुणा, 0, 15,680, ये लो 15,680, ये रहा। आगे बढ़ो, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस थोड़ा सा है, इतना सा चेंज है बस। अब मैं देखता हूं कि आपने अगर समझा है तो ये भी कुछ नहीं है आपके लिए। एक सेलफोन को 2400 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। बहुत जबरदस्त बच्चों, 2400 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है। 100 125 करूंगा, चाहे शुरू में हानि हो चाहे लाभ हो, मुझे जाना सीपी पर ही है पहले। तो जब हानि होती है तो पाटते हैं घाटे को, और यहां पर क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हटाओ प्रॉफिट को, सीपी पे तभी तो पहुंचोगे। अब प्रॉफिट को कैसे हटाऊंगा खुद बताओ, बताओ प्रॉफिट को कैसे हटाऊं। भाई 100 की गुणा करो, 125 का भाग दो, तभी तो प्रॉफिट हटेगा। कम करना है चीज को, ये पहले ही 2400 ज्यादा है, 2400 बेच के प्रॉफिट कमाया 2400 में, तो मुझे अगर प्रॉफिट हटाना है तो बच्चों कम करना पड़ेगा चीज को कि नहीं। वही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं। चलिए अब आप देखो, ये मेरी लागत आएगी, सीपी आएगा, तो मैं सीपी निकाल ही लूं पहले, तब मैं इसमें बेच के देखूंगा। तो पहले मुझे सीपी पर जाना ही होगा, तभी तो मुझे पता लगेगा इतने में बेच के घाटा हुआ है फायदा हुआ है। तो जरा चेक करता हूं, तो 25 पंजे, 25 चौके, 5 से बच्चों 5 चौके, 5 अट्ठे 480, और मैं गुणा करूं 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 1920 रुपए, यही आ रहा है सीपी 1920। अब मुझे क्या करना है, अब इस वस्तु को इतने में बेचना है। बताओ तो सही, कुछ है भी सवाल में, ये तो पहले दिन से करते आ रहे हैं हम। सीपी ये मिला 2040 में, अगर मैं बेचूं तो मुझे क्या मिलेगा, कितने % लाभ मिलेगा, दिख रहा है लाभ तो है ही। और वो लाभ % कैसे निकालते हैं भाई, पहले दिन से सिखा रहा हूं, कल से ही सिखा रहा हूं। ये तो कितने रुपए का लाभ है, 120 का, बटे क्या करेंगे, सीपी करेंगे, और बच्चों गुणा 100 करेंगे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। बिल्कुल सिंपल ही था, थोड़ा सा समझा और सवाल खत्म। अब बच्चों अगर मैं काट पीट करने लगूं तो ये 16 बार कटेगा, नहीं कटेगा, 16 बार कटेगा, और 100 बटे 16, और अगर मैं देखूं 25 बार, 4 बार, और 25 में अगर 4 का भाग दूंगा तो 6.25%, बहुत ही आराम से आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल वे में किया है बच्चों,
इससे आसान तो क्या ही होगा आपके लिए। तो जब भी हमें घाटा हो रहा है तो उस घाटे को पाटो, सीपी पर आ जाओगे, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हटाओ तो भी सीपी पर आ जाओगे। बहरहाल आपको सीपी पर ही आना है। सीपी के बिना कुछ भी नहीं है, क्रय मूल्य के बिना कुछ भी नहीं है इन सवालों में। पहले क्रय पर जाना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा लंबा कर दिया जी आपने एकदम से क्वेश्चन। भाई कुछ भी नहीं है, सवाल करो तो सही, लंबे चौड़े कुछ नहीं होते। मिस्टर गुलशन 2 स्टार, गुरुजी मैं तो छा गया आज, क्या बात है। ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ बताएं। आज होपफुली वीडियो बनाऊंगा इस पर, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपको हो सकता है मैं दिखाऊं, पर हर जिले का वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और सबसे खास बात बच्चों, ईडब्ल्यूएस वालों की एससी से भी कम मेरिट गई है सीपीओ में, सोच के देखो। एससी एसटी से भी कम मेरिट गई है, रात सीपीओ की मेरिट लगी है। तो ईडब्ल्यूएस वालों की क्यों नहीं बनवाओगे आप सर्टिफिकेट भाई, बनवाओ, जो जनरल वाले हैं। अब तो ओबीसी वाले भी यूं कह रहे होंगे कि मैं जनरल में क्यों नहीं आया अब तक, ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस की मेरिट को देखकर। चलो, पर एज की छूट नहीं है, बड़ा घाटा है, इसलिए ओबीसी वाले खुश ही रहे अपने आप में। ईडब्ल्यूएस में विलेज में घर की कोई कंडीशन बिल्कुल नहीं है, शहर में भी हो आप बनवा सकते हो, गांव में घर हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। इनकम होती है उसमें, इतनी इनकम परिवार की है तो वो शायद 8 लाख का क्राइटेरिया है कि एक साल में 8 लाख इनकम हो पिताजी की। और इतनी कौन होती है यार, नहीं होती भी है तो कौन दिखाता है। चलो ठीक, ये देखिए बच्चों, एक फुटकर विक्रेता 18 रुपए प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक के भाव में खरीदता है। 18 रुपया दर्जन, तो बच्चे वो लेकर के आता है 180 रुपए के 10 दर्जन अंडे, यही तो ला रहा है, खरीदे 180 रुपया खर्च कर दिए उसने, कर दिए ही होंगे। 18 रुपया एक दर्जन, 10 दर्जन अंडे खरीदता है, दुकान से रास्ते में 10 अंडे टूट जाते हैं। ओहो, तो भैया 10 दर्जन मत लो, 120 अंडे लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहोगे, 120 अंडे ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब उसमें 10 टूट गए, बचे कितने? अब जो बचे उन्हीं को तो बेचेगा, या उन 10 को बीन के लो जी अंडा इकट्ठा करके, तो ऐसा तो है नहीं टूटे हुए को ऐसा देगा, तो वो तो बेकार है। चलो बहुत सही, 10 अंडे टूट गए और दुकानदार को उन्हें फेंकना पड़ता है, तो फेंक दिया, चलो अच्छा करा। यदि वह परिवहन पर 24 रुपया खर्चा करता है तो बच्चे उसकी लागत तो 24 रुपया और भी आ गई, तो उसकी लागत तो 204 रुपया जेब से जा रहे, तो लागत तो बच्चों उसकी ये आ गई। प्रॉफिट देखेगा तो इस पे देखेगा, उस पे नहीं। चलो अब मैं देखूं उसे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% लाभ हो। 10% लाभ इस पे लेगा या उस पे लेगा? भाई इस पे, जो खर्चा किया है उसने उस पर 10% का लाभ बच्चों, इस पर 20.4 का लाभ। इतना तो जान लो, 10% इसका 1.0 होते 0 हटा देते, 200 होते तो 20 का लाभ, लेकिन 20.4, तो मैं ये कह दूं या आप 110/100 कर दो, ये तो बस उनके लिए है जो बिल्कुल पढ़े लिखे बालक हैं। तो कहने का मतलब है, एक कहने का मतलब है कि बच्चों इसमें सीधा मैं ये कह दूं कि 11 चौक 44, 11 दूनी 22,
224.4 क्या? ओके ओके ओके, 110 अंडे बचे, कोई बात नहीं, मैं सिंपल वे में ही रखने की कोशिश करता हूं। चलो 224, या यूं कहो इतना ही रहने देते तो बढ़िया रहता, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं करते तो बढ़िया रहता। ठीक है, ये यूं कहना चाह रहे हैं क्योंकि गुरुजी कैलकुलेशन बढ़िया कट जाएगी। 204 गुना 110 बटे 100 ही रहने दो इसे। ठीक है, तो ये जो है इतने में खरीद के लाया है, इतने में खरीद के लाया है, अब इतने में उसको बेचना है। ये बेचना है। एक अंडे को कितने में बेचेगा? अंडे कितने भाई? 110 अंडे को इतने में बेचना है कि नहीं? तो एक अंडे की कीमत के लिए क्या करूं, 110 का भाग दे दूं कि नहीं? बताइए। 110 अंडे बेचने इतने में, बेचना 110 अंडों को है कितने में? इतने में। खरीद के इतने में लाया, 10% लाभ चाहिए तो इतने में बेचना होगा। अब बच्चों, अब एक अंडे के प्रति अंडा कीमत, तो प्रति अंडा कीमत के लिए क्या करूं? प्रति अंडा कीमत के लिए 204 गुना 110 बटे 100 ही रहने दूं, और अब मुझे 110 का भाग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये 110 अंडों की कीमत थी। एक अंडे की कीमत लाने के लिए 110 का भाग किया है। 110 से 110 कट गया, और 100 का भाग अगर इसमें दूंगा तो 2.04। चलिए 10 अंडे टूट गए इसलिए 110 आया। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा पूछ रहा था 120 कहां से आया? अच्छा, 120 10 दर्जन को बोलते हैं। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, दर्जन डोजन, और 10 दर्जन में 120 अंडे होंगे, और 10 अंडे टूट गए इसलिए बचे 110 अंडे, क्योंकि 10 बच्चे टूट गए इसलिए 110 आया। ठीक है, मैंने लिखा है बचे, इसलिए ही लिखा है। चलो कुल मिलाकर अब आगे की बात फिर से बता दूं, 180 के 10 दर्जन अंडे खरीदे थे, मतलब 120 अंडे उसने खरीदे थे, 24 रुपया और खर्च कर दिया भाड़े में, तो 204 रुपया में उसे अंडे पड़े। कितने अंडे पड़े? 10 तो टूट ही गए, 110 अंडे ही पड़े, ऐसे मान लो। 204 में 110 अंडे पड़े। अब इन्हीं को बेचना है, लेकिन लाभ भी चाहिए 10%। 10% लाभ चाहिए, तो इससे ज्यादा में ही बेचेगा, इसलिए 110 ऊपर रख दिया। तो इतने में बेचना पड़ेगा 110 अंडों को, 110 अंडों को इतने में बेचना पड़ेगा। तो एक अंडे को कितने में बेचना पड़ेगा वही पूछा है, तो इसलिए 110 का भाग दिया है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ सकता हूं। भाई जीडी के लिए क्लास हमारी 1 अप्रैल से चलेंगी, मैं बता चुका हूं। पेड क्लासेस 1 अप्रैल से होंगी, फ्री की क्लासेस चल रही हैं रोज। टाइम टेबल देखना है कि जीडी की क्लास कहां से देखें, तो रोजगार विदंकित ऐप डाउनलोड करो, उस पर टाइम टेबल का ऑप्शन है, वहां मिल जाएगी जीडी की क्लास कितने बजे से कौन सी होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। हटाओ बस यार इसको, बीच में इतनी देर नहीं। चलो, एक व्यक्ति ने 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कुछ चावल खरीदे, इनमें से 20% चावल खराब हो गए। चलो बहुत बढ़िया। यदि उस व्यक्ति को शेष चावल को किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% लाभ हो? 650 रुपया प्रति क्विंटल, खुद तो देखो बच्चों, प्रति क्विंटल, एक क्विंटल में कितना हो? 100 किलो। तो मैं कह दूंगा 1 क्विंटल लाया, बस ज्यादा मंगाई क्यों उससे? तो 650 रुपया प्रति क्विंटल। तो मैं कह दूं कि भैया वो 1 क्विंटल लाया, या 100 क्विंटल मान लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 100 क्विंटल मान लो वो लाया है, 100 क्विंटल। 100 क्विंटल में फिर दिक्कत आएगी आपको, क्यों? कीमत ज्यादा करनी पड़ेगी। 100 किलो, 650 रुपया के 100 किलो आ रहे हैं, यही तो मतलब है। ठीक है, अब क्या करना है? इनमें से 20% चावल खराब हो गए, कितने किलो बचे? 80 किलो।
अब उस व्यक्ति को शेष चावल को किस दर पे बेचना चाहिए कि उसे 20% लाभ हो। बच्चों 20% लाभ हो उसको ये देखना है, तो 20% लाभ उसको इस पर ही लेना है कि नहीं भाई। 650 तो उसकी लागत थी, अब 20% लाभ उसको दिलवाऊंगा तो 120/100 इस पे ही करना पड़ेगा, इतने में बेचना पड़ेगा उसको। तो बेचना है इतने में, कितने में? 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 6 78, 780 रुपया के उसके बिकने ही चाहिए। लेकिन क्या है, अब उस व्यक्ति को शेष चावल को किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 20% लाभ हो, किस दर पर उसको बेचना चाहिए। ये तो बच्चों 100 किलो अगर चावल होते तो इतने के बेचने चाहिए थे, इतने के बेचने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन ये तो अब हमारे 80 किलो ही बच रहे हैं, तो 80 किलो इतने के बेचने हैं। तो 1 किलो का रेट क्या और 100 किलो का रेट क्या? जो 100 किलो का रेट होगा वो उत्तर होगा, क्योंकि उसको भाव 100 किलो पर ही देना है, ठीक है। तो हमारे पास 80 किलो चावल, लेकिन बच्चों बेचना इतने का, ये तभी 20% लाभ होगा, बेचना इतने का ही पड़ेगा। लेकिन चावल 80 किलो बचे हैं, तो 100 किलो का रेट क्या होगा? अगर 80 किलो का रेट 780 है तो 100 किलो कितने के आएंगे? 780/80 गुणा 100, क्योंकि मुझे प्रति क्विंटल ही देखना बताना पड़ेगा, दर जो है वो प्रति क्विंटल की ही है। इसलिए अब उत्तर बताओ क्या है? 780 नहीं लगाना, ये लगाना है। तो जरा देखिए तो सही, 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से बच्चों 25 बार और 2 से काट दो तो ये 39 बार। और अगर मैं गुणा करूं 25 निम्मा 225, 25 × 75 और 22 97, 975 आएगा उत्तर। क्या ऑप्शन में है? जी हां है, 780 नहीं, ठीक है। यही सवाल का लॉजिक था कि 780 पे सोचेगा बच्चा कि यहां क्या करें, पर बच्चों सोचो, क्योंकि उसने दर पूछी और दर में है प्रति क्विंटल की दर, ठीक है। तो 780 80 किलो का रेट आया है, तो 1 किलो कितने का? 780/80, और मुझे प्रति क्विंटल रेट देखना है, इसलिए गुणा 100 भी किया है। तो ये जो मामला है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो सवाल ही नहीं है ये, ठीक है। ये तो सबको पता ही था। चलो हाँ, अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि 80 की वैल्यू ये, 120 की कितनी? ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 140 रुपए में 80 पेन बेचने पर एक खुदरा व्यापारी को 30% हानि होती है, तब 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? जहां गिनती आ जाएगी वहां क्या करेंगे? देखो कितनी आसानी से हम इस सवाल को करेंगे। 140 में 80 पेन बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बच्चों हमेशा याद रखना, रुपए ऊपर जाएंगे संख्या नीचे जाती है, तो हम एक पेन की कीमत पर पहुंच जाते हैं कि एक पेन कितने का, ठीक है। 140 में 80 पेन बेचने पर ये देखो 30% की हानि होती है, तो भैया हानि को पाट दो, हानि को पाट दो। 30% हानि है तो 170 करोगे, हानि को पूर्ति करो पहले। तो कैसे करें हानि की पूर्ति? 100 ऊपर जाएगा ना बच्चों, रुपया ज्यादा चाहिए, रुपया हमेशा ऊपर होते हैं, तो 100 ऊपर 70 नीचे, हानि की पूर्ति। अब बच्चों 30% का उसे लाभ भी चाहिए, तो 130 और 100 होगा, लाभ चाहिए, अभी तो लागत है। कोई पूछे लागत क्या है? ये है। अब मुझे लाभ चाहिए, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया ना कि हानि को पाटने पर लाभ आ जाए, वो सीपी आ जाएगा, तो हानि की पूर्ति करके ये सीपी है। कोई पूछे सीपी क्या है? ये है। अब हमें चाहिए
30% का प्रॉफिट। तो बच्चों 130/100 ये रहा, बस सिंपल। अब बच्चों क्या होगा, ये जो है इसको मत ध्यान से देखो, आप सिर्फ ये देखो, ऊपर हमेशा रुपया और नीचे हमेशा वस्तु आती है, संख्या पर डिपेंड ही मत हो आप। चलो यहां पर जो रुपया ऊपर होते हैं वस्तु नीचे, बस इतना ध्यान रखना। अब सवाल खत्म है, ये आपका 00 ये कट गई, 7 से ये 2 बार और 2 से ये 4 बार, तो मैं कह दूं कि 13 रुपया में 4 पेन ये बेचने चाहिए। 13 रुपया में 4, मैंने बोला ना ऊपर जो बचेगा वो रुपया होंगे, नीचे जो बचेगी वो वस्तु होगी। 13 रुपया में 4 पेन, और अगर बच्चों 104 रुपया में बेचना है तो कितने पेन बेचने होंगे, खुद बताओ। ये 8 गुनी चीज दे रहा हूं, जब 13 में 4 आ रहे हैं तो 104 में कितने आएंगे, खुद बताओ ना। तो भैया 8 गुना रुपया है तो 8 गुना पेन भी आएगा कि नहीं, 32 पेन आएगा कि नहीं। ये रहा उत्तर, कितने आराम से किया है। देखो फिर से समझा दूं, ये लाइन तो मेरे ख्याल से सबको समझ आती ही होगी, और इसमें बस यही देखना है कि ऊपर रुपया होंगे और नीचे हमने वस्तु। खुद से देखो 140 रुपए में 80 पेन, तो नीचे पेन है ना, तो नीचे वस्तु है, ऊपर रुपया है। अब आप खुद देखो 140 में 80 पेन, 30% का घाटा था तो घाटे को पूर्ति किया पहले, और फिर लाभ लिया कितना, 30% का। ऐसे ही करूंगा, काटा पीटा तो 13/4 बचा, तो 13 ऊपर 13 रुपया, 4 नीचे, 4 पेन। 13 रुपया में 4 पेन बेचने चाहिए, पर उसे 13 में नहीं बेचने, उसे तो 104 में बेचने हैं। जब 13 में 4 आ रहे हैं तो 104 में कितने आएंगे, तो 13 के 4, 104 में पूछा, 8 गुने रुपया में पूछा है तो 8 गुने पेन भी आएंगे, 8 गुना सामान भी आएगा। चलो बहुत सही। और अगला सवाल क्या है बच्चों, भाई देखिए लाभ हानि अगर आपको दूसरे दिन से मुश्किल लगने लगे, लगनी नहीं चाहिए। इन सभी सवालों को एक बार घर पे जरूर करना, इनमें परफेक्टनेस लानी है आपको, क्योंकि ये सारा चैप्टर ही उसमें ये इस टाइप के ही तो सवाल है ना बच्चों। एक विक्रेता के 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, खरीद पे जाना है बच्चों। 14 रुपए के 5, मैंने क्या बोला, हमेशा रुपया ऊपर, रुपया और फिर नीचे वस्तु। 40% लाभ है इतने में बेचने पर, लाभ को हटा दो खरीद पे पहुंच जाओगे। लाभ को कैसे हटाऊंगा, ऐसे, पता है ना, ऐसे ही हटाया जाएगा लाभ, खत्म कर दिया, कम कर दो लाभ को। चलो और अब क्या है, अब आपको ये खरीद मिलेगी कि नहीं बताया, लाभ को हटा दो तो भी खरीद मिल जाती है, हानि की पूर्ति कर दो तो भी खरीद, तो यही खरीद है। तो काट पीट लो ना बच्चों, कितना आसान है, 14 से 14, 5 दूनी 10, नीचे क्या बचा 1, तो ऊपर क्या 2 रुपया में 1 नींबू, ये खरीद थी। तो खरीद क्या मिल गई बच्चों, खरीद सुनो तो सही, देखो कितनी बढ़िया, 2 रुपया में, ऊपर रुपया होते हैं, 2 रुपए में 1 नींबू, ये खरीद है। अब पूछा क्या है, 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे होंगे। जब 2 का 1 आ रहा है तो 1 दर्जन नींबू कितने के आएंगे, 24 के आएंगे कि नहीं। 1 दर्जन का मतलब, 1 दर्जन का मतलब 12 नींबू, नींबू की तरफ रखो, इस तरफ नहीं, इस तरफ तो लाना है, तो हमें 12 गुना सामान चाहिए, तो 12 गुना रेट देना होगा कि नहीं। तो 24 रुपए, 12 नींबू 24 रुपए के, कितना आसान है। चलो और जल्दी से एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का ही। क्या ये सेम आ गया, ओ भाई सेम ही आ गया है, तो बिल्कुल सेम है ना, हाँ वही डिट्टो है, कोई बात नहीं, ये ले लो। ये फिर पुराने टाइप का ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी धो डालेंगे। ये रिवीजन के टाइप में मैंने सोचा कि एक पुराना यहां डाल देता हूं, उसको वहां भी करवा सकता था पर भूले तो नहीं हो, बस ये चेक कर रहा हूं। फटाफट कर दो इसको,
बिल्कुल पुराना सवाल है। 760 5% घाटे की पूर्ति करो 95, 12.5 आया है बस। ये 12 आता तो 112/100 करते कि नहीं, और 12.5 आया है तो 112.5/100 करूंगा, बस खत्म, खत्म कहानी। 112.5/100, 12.5 को तो ऐसे ही जोड़ूंगा ना, 100 से 100 और काटो, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, जीरो से जीरो, 19 पंजे 19 चौके, 5 से ये कट जाता है, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 पंजे 225 चौका 900, कहां है, ये रहा 900 रुपया, 225 चौका। कितना सिंपल वे है। और लास्ट सवाल देख लो फिर आज का, लास्ट देख लो बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बच्चों। आज का रेस्पॉन्स मुझे बताना आपका कैसा है, कि आपसे सवाल हो रहे हैं लाभ हानि के आसानी से। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। दूसरी ही क्लास है, 5-6 क्लास जाएंगी, उन्हें कैसे झेलोगे अगर आज ही दिक्कत कर दोगे तो। जितने भी सवाल है, मैंने आगे सन वहां लिखा नहीं है, पर सब कहीं ना कहीं पूछे हुए थे, ठीक है, बस आज लिखवाया नहीं है। सब एग्जाम्स के आए हुए सवाल है। चलो बहुत बेहतरीन। क्या जबरदस्त सवाल है। मैंने तो पढ़ाई अब है अच्छे से, बस ये सेलेक्ट कर लिया था। किया किसी ने? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ होता है। चलो बहुत बढ़िया। एक निश्चित मूल्य मतलब 100 रुपया में, बेचने से मैं नहीं कह सकता, मैं सीपी 100 मानूं तो बेहतर रहूंगा। 30% का लाभ होता है, तो एसपी मेरे को पता है कि वो क्या होगा, 130 होगा। होगा कि नहीं? 30% लाभ तभी तो बोलूंगा। अपने पास से मान लो, अच्छी बात है। नहीं दिया, अच्छी बात है। आपके आपका रेट तो दिया ही नहीं, मैं कहूंगा अच्छी बात है, क्योंकि आप 100 मानने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, जब आपके पास रेट ही ना हो तो आप 100 मान लो, सबसे बढ़िया है, वो तो और आसान हो जाएगा। तो 100 की चीज 130 की कर दी पहली लाइन ने, बहुत बढ़िया, यहां तक सवाल ही खत्म। यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता, अर्थात 260 में बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? 160%। उत्तर क्या है भाई? 100 पे ही तो देखना, इसलिए तो 100 मान है उसको। दुगनी कीमत पे करता तो हम देख रहे हैं 100 से जितना ज्यादा होता है उतना ही लाभ होता है वो तो 160%। बताओ, 4 अक्षर 4 संख्या लिखी है, बस इतना ही सवाल था ये। ठीक है, चलो बहुत सही। 260 तो बच्चों ये रहा, ये 260 उत्तर नहीं है, आपको परसेंटेज में उत्तर बताना है। खरीदिए बेचिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते? लाभ रुपए में 160 बटे 100 गुणा 100, यही तो करते। 100 से 100 कट जाता है, 160%। ठीक है, या सीधा कहो 100 से जितना ज्यादा होता है वो लाभ ही लाभ होता है। तो क्लियर हुए सबको आज के सवाल? 16 के नाम पे तो 16 ही है, 15 सवाल थे, एक तो डबल बार रिपीट हुआ है। तो ये जो मैंने आज 15 क्वेश्चन कराए हैं, ये आपके प्रॉफिट लॉस के बेस को मजबूत